हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 8th क्लास के चैप्टर फर्स्ट कैसे, कब और कहाँ को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सीखने के लिए बहुत कुछ है, नोट करने के लिए हालांकि कम है, लेकिन हमें सीखना भी है क्योंकि हमें LT ग्रेड का मेंस जो एग्ज़ाम है वो डेस्क्रिप्ट लिखना है। तो हमारी समझ जितनी अच्छी होगी हम उतना अच्छा लिख पाएंगे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर की। चैप्टर की शुरुआत होती है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं। इसमें बताया गया है कि ऐसा होता है कि इतिहासकार जो है वो तारीखों के जादू में ही खोए रहते हैं। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर जो है बहस चलती रहती है। अब हम क्या है कि जो नॉर्मल हम सोचते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास सिर्फ तारीखों का पर्याय है। इतिहास को ज़्यादातर तारीखें के इतिहास में तारीखें याद करते रहो, ये करते रहो, इसी तरह को इतिहास माना जाता है। कुछ कहते हैं कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते चले जाओ। लेकिन क्या ये चीज़ सही है? लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने के बदलावों के बारे में होता है। वे जानना चाहते हैं अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, और समय का जब हम जिक्र करते हैं तो पहले और बाद की बात करने लगते हैं कि पहले चीज़ें ऐसी थी, आज ऐसी हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो अपने आसपास की जो हमें चीज़ें दिखती हैं, हम उन पे तो सवाल नहीं उठाते, लेकिन जो पहले चीज़ें थी उन्हें हम सोच के कभी कभी अचंभे के क्षण में आ जाते हैं कि क्या कभी कुछ ऐसा भी हुआ होगा, क्या वाकई में ऐसा भी था। कभी हम उत्सुक हो जाते हैं, सवाल पूछते हैं कि वास्तव में ऐतिहासिक है। ऐसा चाय कि जब हम चाय पीते हैं तो क्या हमें पता चलता है कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए कभी सवाल उठा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे रेलगाड़ी आने से पहले। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें जानकारी किससे मिलती है, वो हमें इतिहास से ही मिलती है। जब अखबार नहीं छपते थे तो लोगों को चीज़ों की जानकारी किस तरह से मिलती है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके बारे में देख लेते हैं। ये ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया पहले नक्शे का आवरण चित्र। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। भारत में अंग्रेजों के विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई है कि बस इतना याद रखना है कि रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने के लिए काम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये जो सारे जो हम ऐतिहासिक सवाल जब ऊपर देख के आए हैं, इनके बारे में कई बार हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कोई जो तारीख है बहुत बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक चलती रहती है, तो कोई हम एक फिक्स जो डेट है उसके बारे में नहीं बता सकते कि सुबह सवेरे कब लोगों ने एक दिन चाय पीना स्टार्ट एक दिन नहीं किया होगा। कोई इसकी स्पष्ट तिथि नहीं होती। हो सकता है कि कभी थोड़े थोड़े टाइम में जैसे बदलाव आते रहते हैं, तो उस तरह चीज़ों में परिवर्तन आए होंगे। तो हम एक अवधि की बात कर सकते हैं। जब कोई चीज़ एक लंबे समय में घटती है तो क्या होता है, एक अवधि की बात होती है, और ख़ास बदलाव कुछ समय बाद वे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? किस जुड़ाव की एक वजह है कि युद्ध और बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता है। इतिहास राजा महाराजाओं और नीतियों के बारे में होता है। इतिहास कार्य लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर बच्चा हुआ, और उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो इस तरह की जो तारीखें होती हैं वे एक फिक्स होती हैं, लेकिन और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर फिक्स नहीं होती, उन्हें एक अवधि में ही जोड़कर बताया जाता है। अब 2 साल जो हमने लास्ट ईयर में 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी हम पढ़ चुके हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी में हमने प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया था। 7th क्लास की एनसीईआरटी हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताती है, और 8th क्लास की एनसीईआरटी में हम आधुनिक जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर, दूसरे सवालों पर भी लिखने लगे हैं। लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते, क्या खाते, शहर कैसे बने, बाजार कैसे फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं।
यहाँ पर एक लिप्टन टी का जो ऐड है वो दिखाया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस पे जो एक व्यक्ति है वो घोड़े पर बैठा दिखाया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि पुराने विज्ञापनों से हमें समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पाद बाजार में किस तरह तैयार हुए, किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये विज्ञापन है। ये संकेत क्या करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। मतलब एक आपने एक राजा को घोड़े पर बैठाया है, तो उससे क्या शो हो रहा है कि शायद जो राजा लोग हैं वे भी इसी चाय को पीते होंगे। और पीछे भारतीय जो महल है वो दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार जो आर्थर है वो घोड़े पर बैठा हुआ है। तो घोड़े पर कौन बैठा हुआ है? राजकुमार आर्थर बैठा हुआ है, रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा। और राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। तो ये चीजें क्लियर होती हैं कि ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी किसे दी गई थी? राजकुमार आर्थर को। रानी विक्टोरिया का ये तीसरे पुत्र थे। अब देखते हैं कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का क्या पैमाना होता है? मतलब हम सिर्फ कुछ तारीखों को ही क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ऐसा इसलिए नहीं कि वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, कुछ जो खास घटनाएं होती हैं वो उन्हें महत्वपूर्ण बना देती हैं। और टाइम के जब हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। तो टाइम के साथ तारीखें भी बदल जाती हैं। जैसे भारत में ब्रिटिश जो इतिहासकार थे उन्होंने इतिहास लिखे, हर एक गवर्नर जनरल का लिखा, वॉरेन हेस्टिंग से स्टार्ट करके लॉर्ड माउंटबेटन तक का, और हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, सभी के बारे में हम उनके इतिहास से पढ़ते हैं। और जो ये गवर्नर जनरल और वायसरायों का जो कभी न खत्म होने वाला जो सिलसिला है वो छाया ही रहता है। सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उसकी क्या गतिविधियां थी, उसकी क्या नीतियां थी, उसकी उपलब्धि क्या थी, तो इन्हीं चीज़ों पर उसे डिस्क्राइब किया जाता है। और कोई ज़्यादा बाहर की ऐसी चीज़ नहीं है जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। तो ब्रिटिश इतिहास में जो है अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है इसी तरह से। और अगर क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर भी किस तरह ध्यान दे सकते हैं? तो इस तरह में क्या होता है कि हमने वायसरायों का तो इतिहास पढ़ा ही, साथ में भारतीय समाज के जो विभिन्न समूह और वर्ग हैं उनकी गतिविधियों पर भी तो हम इस तरह ही ध्यान देते हैं। हम इतिहास की कोई कहानी लिखते हैं, उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में मददगार हम होती हैं, यानी कि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ही ध्यान देते हैं और लोग उसे आसानी से समझ सकें। इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है। भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि इतिहास को एक अपना अलग खाका बनाना पड़ेगा। अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। अब क्या होगा कि अब हम अगर भारतीय जो समाज है उसके बारे में करेंगे तो हम कुछ नई तारीखें भी सामने आएंगी और अब नई तिथियां जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ये देखिए, वॉरेन हेस्टिंग जो 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, उनका चित्र दिया गया है। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? अब अवधियों की बात कर लेते हैं। 1817 की बात हो रही है। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। तो जेम्स मिल ने लिखी है, क्या उनसे लिखी है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि किस अंग्रेज ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास का विभाजन किया? तो वो क्या है? जेम्स मिल ने। कौन सी किताब है? ब्रिटिश भारत का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। अब और क्या आपको इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है? अब आज में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके नुकसान नीचे रहे। तो कालखंडों में बांटने की हम कोशिश क्यों करते हैं? इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी एक वजह है कि इस दौर की खासियतें उसके केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम समय को भी इसके सहारे ही बांटते हैं, अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं, और एक अवधि दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व है। मतलब हम किसी चीज़ को बांटकर अध्ययन करेंगे तो हम उसके बाद में कि इसमें क्या ज़्यादा चीज़ें मतलब बेटर रही हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर डाउन की साइड आई हैं, तो इस तरह से हम अध्ययन करते हैं। मिल को लगता था कि सारे जो एशियाई समाज
सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत के आने पर से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। तो पहले उन्होंने इसलिए बांटा भी होगा कि शायद यहाँ पर हिंदू और मुसलमान जो तानाशाही हैं उनका ही राज यहाँ चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो शायद उन्होंने इस तरह ही उसे बांटा होगा कि उससे आने वाले जो जब ब्रिटिश आए तो उसे ब्रिटिश काल नाम दिया गया, उससे पहले हिंदू और मुस्लिम काल नाम दिया गया। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इसके लिए जरूरी था कि भारतीय यूरोप शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। तो मिल क्या चाहते थे कि पूरी तरह यूरोपीय शिष्टाचार, कला और संस्थान कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो मिल जो है पूरी तरह ब्रिटिश शासक के समर्थक थे। वे एक बुक में मतलब पूरी तरह से ये चाहते थे कि पूरी तरह यहाँ ब्रिटिश शासन हो तभी यहाँ की प्रगति हो सकती है। तो ये यही धारणा है अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? तो इसी तरह के क्वेश्चन आपकी जो LT ग्रेड मेंस में आने के पूरे चांसेस हैं कि तारीखों का क्या महत्व है और ब्रिटिश शासन का होना मतलब हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद रहा, कितना नुकसान के लिए रहा, ये आप तभी लिख पाएंगे जब आप एक अच्छी समझ के साथ अब लिखने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या सारे दौरों में एक ही धर्म में सर चलते थे? ऐसा नहीं था कि एक ही टाइम पर मुस्लिम धर्म होने के साथ साथ हिंदू शासक भी रहे और हिंदू टाइम में भी मुस्लिम शासक भी रहे। सॉरी, उस टाइम तो मुस्लिम नहीं थे, हम जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं उस टाइम पे मुस्लिम, चाहे उससे बाद के टाइम पीरियड में करीब 800-900 जो ईस्वी से मुस्लिम शासन स्टार्ट होता है हमारा। किसी युग को केवल उसी समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन के तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। मतलब किसी भी जो उस समय के शासक हैं क्या उन्हें धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्यों है हमें? अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अगर हम अलग हटें तो इतिहासकारों ने जो इतिहासकार हैं उन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में भी बांटा है। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं, जैसे मिल ने जो विभाजन किया उसकी भी समस्याएं हैं। तो जो भारतीय इतिहास जो है वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटा गया, उसकी भी अपनी समस्याएं हैं। अब उसकी क्या समस्याएं हैं? किन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक कला को विज्ञान, तर्क को लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी और लोगों के पास, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो बहुत सारे इतिहासकार इस युग को, जो आधुनिक इतिहास है, उसे औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अब औपनिवेशिक क्या होता है ये देख लेते हैं। औपनिवेशिक के बारे में पढ़ेंगे कि किसी के दबाव में आकर शासन करना है या मतलब उनकी ही नीतियाँ, उनकी ही जो विचारधारा है उसे अपनाना। अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हो रही हैं कि हम अब उनके उपनिवेश हो गए हैं, उन्हीं की जो नियम कानून है वो यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आते हैं? एक देश दूसरे देश के दबदबे में इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण ही कहा जाता है। तो अगर एक लाइन में कहें तो कहें कि किसी भी देश की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं किसी दूसरे देश के दबाव और नीतियों के कारण, वो क्या है? वही उपनिवेशीकरण है। अब क्या हो रहा है? सारे वर्ग और समूह जो हैं इन बदलाव को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, तो अलग अलग ढंग से अनुभव कर रहे हैं। तो इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित, यानी कि हमारा अतीत नहीं कहा गया, हमारे अतीत कहा गया। तो इसका मतलब क्या है? कई अतीतों पर केंद्रित। हम किस तरह से जानते हैं कि हमने 250 जो साल का इतिहास है लिखने के लिए, अगर कोई हमें कहे तो हम किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं?
अब इस चीज को देख लेते हैं कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अब अंग्रेजी शासन जो था वे सरकारी रिकॉर्ड इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब उस टाइम के जो हमें रिकॉर्ड मिलते हैं अंग्रेजी शासन के बारे में, तो वे उनमें हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। वे चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था और चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन भी किया जा सके, उन पर वाद विवाद किया जा सके। समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को लगता था कि तभी तमाम जो अहम दस्तावेज और पत्र हैं उन्हें संभाल कर भी रखना जरूरी है। इसके लिए वे क्या किए, उन्होंने अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए जो अभिलेखागार होते थे और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बना दिए गए। तो बहुत सारी चीज़ों को वे सुरक्षित रखना जानते थे। अब प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को भी अभिलेखागारों में आज भी हमें मिल जाते हैं। जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट भी मिल जाती हैं और प्रांतीय अधिकारी जो अफसरों से जो निर्देश और सुझाव प्राप्त करते थे उन चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। तो इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। स्टार्टिंग में उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। तो खुशनवीसी या सुलेखनवीस किसे कहा गया, जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक जो सरकारी विभाग की कार्यवाही के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अब क्या हो रहा है, जो छपाई तकनीक हो जाएगी तो एक एक कई कई तकनीक बनाई प्रतियां बनाई जाने लगेंगी। एक बार ऊपर चल के कुछ सब पॉइंट दिए गए हैं, उसे देख लेते हैं। यहाँ पर गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट को दिखाया गया है। 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग की जो रिपोर्ट मिली उसका कुछ नमूने दिखाए गए हैं। ये कुछ ज़्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व की तरफ देखते हैं। अब हम औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का जो चलन था वो महत्वपूर्ण हो गया। सर्वेक्षण क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ की खोजबीन करना, और अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी मतलब जांच पड़ताल करना सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। किसी चीज़ को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना भी जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े जो सर्वेक्षण होते थे वो तैयार किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, मिलने पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास और फसलों का पता लगाया जाने लगा। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी है। और हर 10 साल में अब क्या हो रही थी, जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की जो संख्या थी, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठे की जाती। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। तो वे क्या है, वे सर्वेक्षण कराकर चीज़ों को और ज़्यादा क्लियरिटी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब जो कोई रिकॉर्ड है उनसे क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लेकिन ये जो सारी जो सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी जो दस्तावेज रहे, उनसे हमें क्या पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ों में थी, बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। लेकिन अगर इन चीज़ों से हमें क्या नहीं पता चल रहा, इनसे हमें ये नहीं पता चल रहा कि देश के दूसरे लोग जो हैं वो क्या महसूस करते हैं, उनकी कार्यवाहियों की क्या वजह। मतलब अफसरों की जानकारी तो हमें हो रही है, लेकिन जो आम जनता है, जो समाज है, उसके बारे में वो कैसा फील कर रही है, वो इनके डिसीजन को किस तरह से रिएक्ट कर रही है, इस चीज़ की जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो रही है। इन बातों को जानने के लिए अब हमें अगर हम दूसरे स्रोतों की तलाश करते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो अपने रिकॉर्ड संभाल कर रखे हैं और लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं, यात्रियों के संस्मरण, आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं। अब जब छपाई की तकनीक फैलने लगी, अखबार छपने लगे, तो जो मुद्दा था वो जनता में भी बहस होने लगी। नेता और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। अब जो है आम जनता भी है लिखने और पढ़ने लगी है, तो सरकार की नीतियों पर भी वाद विवाद और बहस करने लगी। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे,
आदिवासी और किसान खदानों में काम कर रहे मजदूर, उनके बारे में इस चीज़ से पता नहीं चलता। ज़्यादातर क्या पता चल रहा है, इनमें भी ये चल रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनके बारे में तो हमें पता चल जाता है, लेकिन जो आदिवासी किसान हैं और खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं उन चीज़ों के हमें जानकारी नहीं होती है। हम आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर सब पॉइंट थे ऊपर की साइड। यहाँ पे इंसानों के खाने लायक नहीं है। यहाँ पे एक हड़ताल के लिए कोई दृश्य दिखाया गया है। 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से भी ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ जो है खाने से इनकार कर दिया। तो इस तरह एक हड़ताली जो दृश्य है वो दिखाया गया है कि पुलिस किस तरह से यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही है। और यहाँ पे बंगाल में जो मानचित्र सर्वेक्षण कार्य चल रहा है वह दिखाया गया है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर है। यहाँ पर शरीफे का पौधा दिखाया गया है 1770 का दशक। तो वे क्या है कि अंग्रेज जो हैं हर चीज़ को बारीक से बारीक जो चीज़ें हैं उनका सर्वेक्षण करा रहे हैं ताकि चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से वो इस्तेमाल कर सकें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।